नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के YouTube चैनल पर मैं प्रमोद पारिक। हम पढ़ रहे थे संधि। हमने पढ़ी थी दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयाति, इन 5 संधि की परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। एक बार पहले उनकी परिभाषा देखेंगे और फिर पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। आप बराबर जो वीडियो देखते आ रहे हो उसमें आपके पास यदि कोई अन्य उदाहरण मिले जो आपके समझ में नहीं है तो वो आप निश्चित ही पूछ लिया करो, तो उससे और ज़्यादा आपके सरल रहेगा समझ में आने के लिए। आप जल्दी उस संधि को या समास को जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो जल्दी क्लियर हो जाता है। तो उससे संबंधित जब तक प्रश्न नहीं हो तब तक वो चैप्टर है वो क्लियर नहीं माना जाता। तो आप बराबर पूछ लिया करो उसके साथ में। हम एक बार 5 संधि पढ़ी थी हमने, दीर्घ, यण, गुण, अयाति और वृद्धि। आज हम इन 5 संधि की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था कि समान स्वरों का दीर्घ होता है। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या थी? समान स्वरों का दीर्घ होता है। अब बात रही कि समान स्वर कौन कौन से हैं। समान स्वरों में थे ए और आ, ये 2 स्वर समान थे। फिर ऋस्व ई और दीर्घ ई, ये 2 स्वर समान थे। उसके बाद ऋस्व उ और दीर्घ उ, ये 2 स्वर समान थे। और उसके बाद ऋस्व रि और दीर्घ रि, ये 2 स्वर समान थे। तो इस प्रकार ये 8 समान स्वर हो गए। इन 8 समान स्वरों का क्या हो जाता है? दीर्घ। दीर्घ का अथवा बड़ा, जैसे ए या आएगा तो दोनों का क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ऋस्व और दीर्घ ये दोनों आएंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। ऋस्व और दीर्घ दोनों आएंगे तो इसका दीर्घ उ बन जाएगा। और ऋस्व रि या दीर्घ रि आएगा तो इसका क्या बन जाएगा? दीर्घ रि बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि की परिभाषा होगी? दीर्घ संधि की, कि समान स्वरों का दीर्घ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर है ए, ई, उ, री, लरी, ये तो 5 मूल स्वर, और ए, ओ, आई और औ, ये जो 4 स्वर है ये है संयुक्त स्वर। जो मूल स्वर है उनमें से ए को छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो 4 स्वर शेष बचे हैं ई, उ, री और लरी। संधि काव्य में 2 भाग है, एक तो धनचिन्ह से पहले का भाग है और एक धनचिन्ह के बाद का भाग है। जब ई, उ, री, लरी ये धनचिन्ह से पहले वाले भाग में रहे तब तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। और जब ई, उ, री, लरी ये 4 स्वर जब धनचिन्ह के बाद रहेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था जो संयुक्त स्वर है ए, ओ, आई और औ, ये जो 4 स्वर जब धनचिन्ह से पहले रहेंगे तब तो अयाति संधि हो जाएगी। और जब ए, ओ, आई और औ, ये जो 4 स्वर धनचिन्ह के बाद में रहेंगे तब कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ये थी 5 संधि की परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अगर सवर्णे दीर्घ। सूत्र क्या है? अकर सवर्णे दीर्घ। अकर सवर्णे दीर्घ क्या है? अक एक प्रत्यय है और अक प्रत्यय में लगते हैं 5 स्वर, वही मूल स्वर ए, ई, उ, री और लरी। इनका क्या है? सवर्णे। सवर्णे यानी समान वर्णों का। अब इनका समान वर्ण देखें तो ए है, ए का समान वर्ण है आ, ई का समान वर्ण दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री। अब लरी है, लरी का समान वर्ण तो सूत्र हमने पढ़ा ना, री लरी वर्णयो सावर्ण वाच्यम। री और लरी इन 2 वर्णों को समान वर्ण की संज्ञा दी जाती है। तो लरी का कोई समान वर्ण होगा नहीं, तो लरी का समान वर्ण करेंगे तो लरी के साथ क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। तो लरी का कोई समान
स्वर वाले समान स्वर कितने हो गए? ये 8 हो गए। इन 8 स्वरों का क्या हो जाएगा? दीर्घ यानी दीर्घ हो जाएगा कि अक प्रत्यार के जो समान स्वर हैं उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा देखें कि जैसे ए या आ के बाद जब ए या आ जाए और दोनों समान स्वर है, चाहे ए के बाद ए आए, चाहे ए के बाद आ आए, चाहे आ के बाद ए आए, चाहे आ के बाद आ आए, ये सब स्वर हो गए। तो ये जब समान स्वर होंगे तो इनका दीर्घ हो जाएगा, यानी इनको जोड़ेंगे तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। आगे बात करें, जब ऋस्व ई या दीर्घ ई है उसके बाद ऋस्व या दीर्घ ई आ जाए तो इस स्थिति में अब चाहे ई के बाद ई आए, चाहे ई के बाद दीर्घ ई आए, चाहे दीर्घ ई के बाद ऋस्व ई आए, चाहे दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आए, अब इस स्थिति में इन दोनों का क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। इसके बाद चले, जब ऋस्व उ या दीर्घ उ के बाद जब ऋस्व उ या दीर्घ उ आए तो अब ऋस्व उ के बाद यदि ऋस्व उ आए या ऋस्व उ के बाद दीर्घ उ आए, दीर्घ उ के बाद ऋस्व उ आए या दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आए तो इन सब का क्या बन जाएगा? दीर्घ उ बन जाएगा। जब ऋस्व री या दीर्घ री के बाद जब ऋस्व री या दीर्घ री आए तो री के बाद जो री आएगा ऋस्व है तो भी दीर्घ री बनेगा, और ऋस्व री के बाद यदि दीर्घ री आए तो भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ री के बाद यदि ऋस्व आएगा तो भी दीर्घ बनेगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर इन सब का क्या बन जाएगा? दीर्घ री बन जाएगा। अब जब री के साथ री भी जोड़ना पड़े तो इस स्थिति में इन दोनों का भी क्या बन जाएगा? दीर्घ री बन जाएगा। अब चले हम उदाहरण की ओर। उदाहरण है रामधन अवतार। अब रामधन अवतार में राम का अंतिम स्वर है ए और अवतार का प्रथम स्वर है ए। अब ए में ए जोड़ेंगे तो जब हमने पढ़ा था कि ए के साथ यदि ए जोड़ेंगे तो दोनों का क्या बनेगा? आ बनेगा। हम आ बना देते हैं। अब मैं व्यंजन है इसके साथ आ जोड़ देंगे तो मैंने आ जोड़ेंगे क्या बन गया? मां बन गया। अब जोड़ के लिखेंगे तो शब्द क्या बन गया? राम अवतार है। उदाहरण है अद्यतन अपि। बहुत बढ़िया उदाहरण है और ये कंफ्यूजन करने वाला भी है क्योंकि यहाँ पर जो अद्य लिखा हुआ है ना, ये यद्यपि जो यण संधि का उदाहरण है इससे मिलता जुलता सही है। पिछली बार जो रीट हुई थी उसमें ये प्रश्न आया भी था, बहुत ही सरल था। जिन्होंने अव्यय पद रखे थे ना, अद्य और अपि, ये दोनों ही अव्यय पद है और उनकी वजह से ये सरल हो गया। अद्यापि बन गया, दीर्घ संधि थी इस शब्द में। कईयों ने जानबूझ करके गलत कर लिया कि यद्यपि से मिलान कर लिया उन्होंने कि कहीं इसमें यण संधि तो नहीं है। तो याद रखना, अद्य का अर्थ होता है आज और अपि का अर्थ होता है भी। तो इसका यदि जोड़ के लिखेंगे तो अर्थ बनेगा आज ही, अद्यपि यानी आज ही। तो अद्य में जब अपि जोड़ेंगे तो इसका अंतिम स्वर है ए और ए के साथ ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? अद्यापि। उदाहरण है वाचन दल आले। जब ए के साथ यदि आ जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो वाचन में आले जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वाचनालय। उदाहरण है मूर्धन्य अरिहि। ए के साथ यदि हम ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो उदाहरण क्या बनेगा? ये मूर्धन अरि का बन गया मुरारी। आगे देखें, उदाहरण है रवि धन इंद्र। ई के साथ यदि ई जोड़ेंगे, दोनों ही ऋस्व ई हैं। रवि में अंतिम स्वर है ऋस्व ई और इंद्र का प्रथम स्वर है ई। दोनों को जोड़ेंगे
जब श्री में ई से जोड़ेंगे, दीर्घ ई के साथ यदि दीर्घ ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। तो उदाहरण क्या बनेगा? श्री धन ई से क्या बनेगा? श्री से। उदाहरण देखें ऊ के, उदाहरण है वधु धन उत्सव। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। वधु का जो ऊ है ये हमेशा क्या रहता है? दीर्घ रहता है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें इकारांत और उकारांत में हमेशा ही जो स्वर आता है वो दीर्घ आता है। इकारांत और उकारांत जो शब्द हैं उनमें जो ऊ आता है वो क्या आता है? दीर्घ आता है। ध्यान में रखना, वधु का ऊ बड़ा है तो वधु में उत्सव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वधुत्सव। उदाहरण है लघु धन में ऊर्मी। अब ऊ के साथ जब दीर्घ ऊ जोड़ेंगे, ऋस्व ऊ के साथ दीर्घ ऊ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ बन जाएगा। लघु में ऊर्मी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लघुर्मी। समूधन में ऊर्जा। अब ऊ के साथ यदि ऊ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ बन जाएगा। उदाहरण बन जाएगा समूर्जा। उदाहरण देखें रीके। उदाहरण है पितृधन ऋणम। अब री के साथ क्या आ रहा है? यहां पर री आ रहा है तो इस स्थिति में दोनों का क्या बना देंगे? दीर्घ री। अब टाइम में दीर्घ री जोड़ेंगे, ये दीर्घ री की मात्रा हो गई तो क्या बन जाएगा? पितृणम। उदाहरण है मातृधन ऋचा। मातृधन में ऋचा। ऋचा ऋग्वेद में जो स्तुति मंत्र होते हैं उनको ऋचा कहा गया है। अब री के साथ यदि री जोड़ेंगे तो दोनों का क्या बन जाएगा? दीर्घ री बन जाएगा। तो मातृधन ऋचा का क्या बन जाएगा? मातृचा। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है होत्रिधन ऋकार। अब री के साथ जब री जोड़ेंगे तो दोनों का क्या बन जाएगा? दीर्घ री बन जाएगा। जब री के साथ री जोड़ेंगे तो दीर्घ री बन गया यहां पर होत्रिकार। जब उदाहरण आ जाए होत्रिधन लरिकार। होत्रिधन लरिकार। अब इस स्थिति में री के साथ जब लरी जोड़ेंगे तो लरी का क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। और री बन जाएगा तो यहां पर री और री दोनों जोड़ेंगे तो दोनों का क्या बन जाएगा? बड़ी री बन जाएगा। तो इसका भी क्या बनेगा? होत्रिकार है। जब आपके परीक्षा में उदाहरण आ जाए होत्रिधन ऋकार तो भी इसका क्या बनेगा? होत्रिकार है। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जब परीक्षा में आ जाए होत्रिधन ऋकार तो इस स्थिति में इसका भी क्या बनेगा? होत्रिकार है। और कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जब आपके परीक्षा में उदाहरण आ जाए होत्रिकार और आपको इसका विच्छेद पूछे तो आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। यदि दोनों मिलेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन सही करने वाला भी मिलेगा इसके साथ। तो ये दोनों ही सही है। होत्रिधन ऋकार है तो भी होत्रिकार है और होत्रिधन ऋकार है तो भी इसका क्या बनेगा? होत्रिकार बनेगा। दीर्घ संधि में कुछ अपवाद स्वरूप भी उदाहरण है और उन अपवाद स्वरूप जो उदाहरण है उनको बनाया गया है एक अलग संधि से और उस संधि का नाम दिया गया है पररूप संधि। तो जो दीर्घ संधि के जो अपवाद है उनको हम पढ़ेंगे पररूप संधि में। उस समय हम साथ में चर्चा करते रहेंगे कि इसमें किस कारण से यहाँ पर ये संधि हो रही है। इसके अलावा दीर्घ संधि में पढ़ेंगे एक सूत्र है देवता द्वंद्वेचर। देवता द्वंद्वेचर। ये सूत्र क्या कहता है कि जो देवतावाची शब्द है और उनमें द्वंद्व समास है। जो देवतावाची शब्द है और उनमें कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो इस स्थिति में
देवतावाची शब्द और जिनमें द्वंद्व समास है, ऐसे शब्दों में हमेशा ही कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण है इंद्रअग्नि, इंद्रधन अग्नि। अब इसमें तो यहाँ पर ए के साथ ए आ गया, तो हमने यहाँ पर दीर्घ संधि बना दी, शब्द बना दिया इंद्राग्नि। परंतु उदाहरण आ जाए मित्रधन वरुण। अब इस स्थिति में यहाँ पर ए के बाद तो वह आ रहा है, तो यहाँ पर तो दीर्घ संधि का कोई नियम ही लागू नहीं है। तो यहाँ पर यह सूत्र कार्य करता है कि जो देवतावाची शब्द हैं और उनमें द्वंद्व समास है, दोनों यहाँ पर क्रिया एक साथ हो रही है, दोनों स्थिति द्वंद्व समास की भी है और देवतावाची शब्द है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी और मित्र वरुण का क्या बनेगा? मित्रा वरुण। अब इनमें द्वंद्व समास कैसे है वो भी, जैसे इंद्र अग्नि शब्द है, ये इंद्र एक और अग्नि दो, द्विवचन हो गया, तो इसको लिखा जाएगा इंद्राग्नि। और मित्र और वरुण को लिखेंगे समास में, तो लिखा जाएगा मित्रा वरुण। दो हो गए ना, ये द्विवचन में लिख दिया मित्रा वरुण। अब इंद्राग्नि का लिखेंगे इंद्र अग्नि च, ये द्वंद्व समास में इसका सामासिक विग्रह हो गया। और मित्र वरुणों का लिखा जाएगा मित्र वरुण च, ये इसका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। तो ये द्वंद्व समास के भी है और इनमें देवतावाची शब्द भी है दोनों, तो इस कारण यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि में एक तो हमने पढ़ा था जो समान स्वर है उनका दीर्घ हो जाएगा, और एक हमने पढ़ा है जो देवतावाची शब्द है और उनमें द्वंद्व समास है, तो वहां भी दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि में इतना ही कार्य है। इससे भी यदि आपको कोई अलग उदाहरण मिले तो आप निश्चित ही पूछ लेना। धन्यवाद।